नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम अपने पुराने दोनों वीडियो में, दोनों लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किए दोस्तों। अब उनसे जो बचे हुए आर्टिकल हैं दोस्तों, उनको हम अपने तीसरे लेक्चर में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे आर्टिकल 33, 34, 35 की। और जैसे कि इमरजेंसी के समय में, आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकार हमारे निलंबित हो जाते हैं, जो बचते हैं हम उनकी बात करेंगे। और कौन से सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कौन से विदेशी नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उनकी बात हम करेंगे दोस्तों अपने इस लेक्चर में। तो ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 33 दोस्तों, अब इसकी बात करते हैं दोस्तों। ये अनुच्छेद 33 जो है, ये संसद को दोस्तों यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और अन्य के मौलिक अधिकारों को युक्त प्रतिबंधित कर सके। मतलब कि ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 33, इसमें संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वो जो हमारे केंद्रीय पुलिस फोर्स है, सशस्त्र बल है, अर्धसैनिक बल हैं और खुफिया एजेंसियां हैं, उनमें जो रहने वाले हैं सदस्य हैं, जो सैनिक हैं, तो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनको युक्त प्रतिबंधित कर देता है। मतलब कि थोड़ा प्रतिबंधित कर सके, जैसे वो आपसी सामंजस्य बना के रहें। और इस प्रावधान का उद्देश्य, जैसा कि लिखा है नीचे, आपको दिखा दें कि इस प्रावधान का उद्देश्य उनके समुचित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखना है। दोस्तों, इस अनुच्छेद का मेन मोटिव यही है कि जो उसमें सैनिक हैं, जो उसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, उनके बीच में समन्वय बना रहे, आपसी सामंजस्य बना रहे, जैसे वो कार्य अच्छे से करें दोस्तों। इसीलिए कुछ मौलिक अधिकार को जो है उसकी लिमिट कम करता है दोस्तों, प्रतिबंधित करते हैं कुछ मौलिक अधिकारों को। तो दोस्तों, इसी की बात आर्टिकल 33 में की गई है दोस्तों। इसका और ये है कि अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य के विधानमंडल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कोई स्टेट पुलिस या कोई है, तो इसके लिए या सीआरपीएफ के लिए कानून बनाना है तो संसद ही बनाएगा ना, संसद ही बना सकता है दोस्तों कानून, ना कि राज्य की विधानमंडल बनाएगी। राज्य की विधानमंडल इस पर कोई कानून नहीं बना सकती दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 33 के तहत कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो ठीक है दोस्तों, इसका एक बार हम इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश वर्जन इसका आपको हम बता देते हैं। It empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of the armed forces, paramilitary forces, police फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालॉगस फोर्सेस। मतलब सारे फोर्सेस के बात की गई है। आईटीबीपी, इनमें जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस आ गए और सीएपीएफ के अंदर जितने फोर्सेस आ गए, सबकी मतलब जो उसमें रहने वाले सैनिक हैं उसके दायरे में जो आते हैं, सबका जो फंडामेंटल राइट्स है उनको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसकी यही बात की गई, इसको मैंने आपको हिंदी में बता दिया था। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम इसको बता दिए कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दियर ड्यूटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। तो इसका यही है कि उनमें डिसिप्लिन बनी रहे और आपसी सामंजस्य बना रहे कार्य करने के लिए एक दूसरे में। तो इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव लाया जाता है। इसका मतलब ये उद्देश्य है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य। तो ठीक है दोस्तों, और लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं हम। द पावर टू मेक लॉज अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य की विधानमंडलों को है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, अपने अनुच्छेद 34 के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 34 दोस्तों। अब इसके पहले मैं हिंदी वर्जन आपको बताता हूँ, फिर इसका इंग्लिश बताता हूँ। यह मौलिक अधिकार पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है जबकि मार्शल लॉ भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू हो। जब किसी भी क्षेत्र में भारत के मार्शल लॉ लागू हो, मतलब कि सैन्य कानून लागू हो। अभी मैं ये भी बताता हूँ कि ये सैन्य कानून लागू क्यों होता है और कैसे होता है। तो दोस्तों, पहली बात तो आप इसको याद कर लीजिए कि मार्शल लॉ की बात कहीं भी संविधान में परिभाषित नहीं की गई है। अभिव्यक्ति को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया संविधान में
हमारे संविधान में इसको कहीं भी इस वक्त शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्शल लॉ कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बताते हैं ये लगता कैसे। मार्शल लॉ दोस्तों युद्ध, आक्रमण, विद्रोह दंगा या कानून के किसी भी हिंसक प्रतिरोध जैसे असाधारण परिस्थितियों में लगाया जाता है। आप समझिए जैसे बहुत सारे दंगे होते हैं दोस्तों, 1992 में हुए थे, 2002 में हुए थे और दिल्ली में हुए थे, 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे दंगे होते हैं जिनको लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए तो फिर मार्शल लॉ लगाना पड़ता है वहाँ पे। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों लगाना पड़ता है कि वहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ जाती है, जब आतंकवाद वहाँ पे बढ़ जाता है तो इस कानून को वहाँ पे लगाना पड़ता है दोस्तों। जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे इंसर्जेंसी बढ़ती है तो वहाँ पे दोस्तों अलगाववाद जहाँ पे बढ़ता है तो वहाँ सब ये सब कानून लगाना पड़ता है। जैसे दंगा जहाँ हो गया तो इसको फंडामेंटल राइट्स इसमें थोड़ा सीमित होते हैं, क्योंकि दोस्तों जब दंगा हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं सब ये सब, तो फिर दिक्कत होती है हमारे देश को, मतलब इससे बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए कानून को, लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए दोस्तों मार्शल लॉ लगाया जाता है। जबकि मैंने आपको बता दिया कि मार्शल लॉ की डिफिनीशन कहीं भी हमारे संविधान में नहीं लिखी गई। मार्शल लॉ नॉट डिफाइंड इन द ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम आपको इंग्लिश वर्जन बता देते हैं दोस्तों। It provides for the restriction on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India। जैसा कि हमने वही बताया कि आपको ये किसी भी भारत के क्षेत्र में लगाया जा सकता है और ये रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं दोस्तों जब मार्शियल लॉ लगता है। और अगला था The expression martial law has not been defined anywhere in constitution, but literally it means military rule। सैन्य कानून इसको कहा जाता है दोस्तों, इसलिए इसका मतलब सामान्य नशा ऐसा मतलब है। बाकी इसकी कहीं भी परिभाषा नहीं लिखी गई दोस्तों, संविधान में इसकी कहीं भी परिभाषा नहीं लिखी गई। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हमने बता दिया कि द मार्शियल लॉ इज इम्पोज्ड अंडर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस लाइक वार, इन्वेजन, इंसर्जेशन एंड इंसर्जेंसी। दोस्तों जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में होती है और अरुणाचल प्रदेश में हो सकती है, जो नॉर्थ ईस्ट के जैसे चाइना से रिलेटेड बॉर्डर है, जो पाकिस्तान से बॉर्डर है, तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर जिससे हमारा देश जहाँ जहाँ पर शेयर करता है वहाँ पे इंसर्जेंसी हो सकती है दोस्तों। राइट्स भी होते हैं, रिवेलियन होता है, बहुत सारे दोस्तों वार हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है, आक्रमण हो सकता है। तो इन सब के रोकने के लिए मार्शियल लॉ लगाया जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख लिए। मैं हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों वीडियो इसलिए बना देता हूँ, पीडीएफ का कंटेंट डाल देता हूँ, जैसे कि बहुत सारे ऑडियंस हैं, भाई हैं हमारे साथ के जो जिनको हिंदी में समझ में आता है, बहुत भाई हैं जिनको, भाई बहन हैं हिंदी इंग्लिश में दोनों में समझ में आता है। तो जिनको जैसे जिस चीज़ में उचित लगे, जिसमें समझ में आए, क्योंकि यार जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा वही आपको ज़्यादा फायदा करेगा। एग्जाम में आप क्वेश्चन देखेंगे आराम से आपको याद रहेगा कि हाँ ये चीज़ें बताए थे, ये चीज़ें आपको आ गई। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 35 दोस्तों, आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 हमारा कहता है कि अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति केवल संसद में निहित होती है, ना कि राज्य की विधायिका। मतलब कि अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि कुछ जो विशेष कानून बनाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाए जाते हैं, उनकी शक्ति केवल और केवल संसद में निहित है, ना कि राज्य की विधायिका में। आप सीधी सी बात याद कर लिए दोस्तों, राज्य के बारे में कहीं भी अगर मतलब मौलिक अधिकार की बात होगी और उस पर अगर विशिष्ट कानून बनाने की बात हुई कोई, तो उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है, ना कि राज्य विधायिका में। ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश वर्जन हम आपको समझा देते हैं। आर्टिकल 35 lays down that the power to make laws to give effect to certain specified fundamental rights shall vest only in the parliament and not
इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स। दोस्तों ये बेस्ट मतलब निहित होता है, इस शब्द को आप देख लिए, बेस्ट शब्द बहुत आएगा जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ेंगे, तो इस बेस्ट शब्द का जिक्र बहुत बार होगा, बहुत बार, हर बार इसका जिक्र होगा। इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, क्योंकि हमने आपको बता ही दिया कि पार्लियामेंट सिर्फ उसके पास शक्ति है कानून बनाने की, फंडामेंटल राइट्स के स्पेशल जो कुछ स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स हैं, और स्टेट लेजिस्लेचर के पास इसकी कोई भी वो नहीं है, पावर नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अनुच्छेद तो पढ़ेंगे ही तीनों जो बचे हैं, बाकी उनके अलावा हम थोड़ा ये बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ आपातकाल लगता है हमारे देश में, तो उसमें कौन कौन से मौलिक अधिकार हमारे पास रहते हैं और कौन कौन सा निलंबित हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है हमारे देश में, वो तो 352 के तहत लगता है। 352 से 360 के बीच में आपातकाल की ही बात की गई है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में स्टेट इमरजेंसी, जिसको हम सामान्यता कह सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल, राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जिसमें राज्यपाल के द्वारा वो शासन चलाते हैं, राष्ट्रपति या अपने किसी भी वो अधिकारी द्वारा चला सकते हैं। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करते हैं, जो कि हमारे देश में कभी नहीं लगी है दोस्तों, कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है हमारे दोस्तों देश में। और ये बाकी दोनों इमरजेंसीज हमारे देश में लग चुकी हैं दोस्तों, और कई बार लग चुकी हैं, और ये लेकिन ये इमरजेंसीज हमारे देश में नहीं लगी हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कहेंगे कि यहाँ पे तो आपने 359 लिखा है, आर्टिकल 359। मैंने आर्टिकल 359 इसलिए लिखा है, आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसीज, प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसीज, उसके बाद 356 में स्टेट इमरजेंसीज विच इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल रूल, उसके बाद प्रेसिडेंट्स रूल हो गया। उसके बाद 316 में वित्तीय आपात, फाइनेंशियल रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कह सकते हैं हम। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं 359 इसलिए लिखा हूँ, आर्टिकल 359 में कहा गया है कि हमारा संविधान है कि मतलब इसमें आर्टिकल 20 एंड 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी एलिमिनेटेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब आपातकाल भी हो दोस्तों तो हमारे अनुच्छेद 20 और 21 नहीं प्रतिबंधित होंगे, उनको किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जा सकता। इवन कि यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान भी हम इसको बैन नहीं कर सकते दोस्तों, इसको हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते दोस्तों, इसको हम प्रतिबंधित समाप्त नहीं कर सकते दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बताते हैं आपको, ये फंडामेंटल राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया था कि आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 20 जैसा कि दोस्तों हमने बता ही दिया था कि अनुच्छेद 20 में अपराध के विरुद्ध संरक्षण का प्रावधान है, और आर्टिकल 21 में दोस्तों जीने का अधिकार है। तो इसमें दोस्तों हम आपको बता दिया कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 369 के तहत 359 में अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359 में कहा गया है दोस्तों कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किया जा सकता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड दिस सस्पेंशन कंटिन्यू till the end of emergency but according to constitutional amendment 44th amendment। अब दोस्तों इसको पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूं कि द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड एंड दिस सस्पेंशन continues till the end of the emergency but according to the 44th amendment। अब बात करते हैं, आपको हिंदी में उसको आपको समझा देते हैं। इसमें है दोस्तों कि अनुच्छेद 19 जो है ये आपातकाल जैसे ही लगता है तुरंत ये सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा
44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मतलब समाप्त करने की बात फिर थोड़ा लिमिटेड कर दी गई। अब ये कैसे समाप्त होगा हम इसको बताते हैं आपको। ये समाप्त तब होगा जब आपातकाल किसी वार के बेस पे लगाया गया हो, राष्ट्रीय आपात जो है वो वार के बेस पे लगाया गया हो, और एक्सटर्नल एग्रेशन के बिहाफ पे लगाया गया, एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण लगाया गया। बाह्य आक्रमण और युद्ध के परिस्थिति में अनुच्छेद 19 को सस्पेंड किया जाएगा बस। बाकी और जो तीसरा बेसिस है उसके आधार पर ये आर्म्ड रेगुलेशन सशस्त्र विद्रोह जो हमारा तीसरा बेसिस होता है लगाने का, अनुच्छेद संविधान संशोधन जो 44वां हुआ उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले एक बेसिस था कि उसके आधार पर भी लगाया जा सकता था आपातकाल, अब उसको हटा के इंटरनल डिस्टर्बेंस के जगह आर्म्ड रेवोल्यूशन कर दिया गया है, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है दोस्तों। सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया है संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों फंडामेंटल राइट्स हमारे जो अवेलेबल हैं बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स। अब दोस्तों कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे भारत के नागरिक को भी प्रदान है और विदेशी नागरिकों को भी प्रदान है। तो हम उन अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं, हम उन आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको मैं इंग्लिश हिंदी का ये जो PDF है इसको मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और है, आप PDF भी ले लेंगे, आपको PDF से आपको लगता होगा कि मैं PDF देख के पढ़ लूँगा, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें दोस्तों जो PDF में नहीं लिखी रहती, लेकिन उनको एडिशनल जब पढ़ाने लगो तो वो चीज़ें याद आती हैं और उन चीज़ों को समझाया जाता है। क्योंकि जो फेस टू फेस समझाया जा सकता है, जो क्लासेस में समझाया जा सकता है दोस्तों, वो PDF के माध्यम से नहीं समझाया जा सकता, वो उतना आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी ये शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल राइट्स तो ऐसी चीज़ है कि औरों को भी ये समझ में आना चाहिए, औरों को भी इसकी ज़रूरत है, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या ना कर रहे हो। सबको अपना मौलिक अधिकार जानने का पूरा अधिकार है। मौलिक अधिकार जानने का पूरा अधिकार, ये सब देखिए बहुत अच्छा है, मतलब कि सबको अपना फंडामेंटल राइट्स पता होना चाहिए। क्योंकि आपको कभी भी दिक्कत आ सकती है तो आपको अगर पता रहेगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं तो आप उसके लिए लड़ेंगे, अपना हक मांगेंगे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आपको फंडामेंटल राइट्स बहुत आवश्यक है हर लोगों को पढ़ने को, हर इंसान को पढ़ने का, जो भारत का नागरिक है सबको पढ़ना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता दें कि फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स, वो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में सबको प्रोवाइड किए गए हैं, चाहे वो विदेशी नागरिक हों चाहे वो भारतीय हो। अब इसमें कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। देखिए याद कैसे करेंगे इसको, याद ऐसे करेंगे दोस्तों, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। आप ऐसे याद कर लिए 20 से 28 और एक 24, ये हैं जो दोनों को प्राप्त हैं। मतलब 14 अलग याद हो गया, उसके बाद 20 से 28 अलग याद कर लो, इसमें सब आ गया, दिक्कत ही खत्म, सब 1 मिनट में पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व। अब आप ऐसे ही याद करेंगे कि आर्टिकल 14 ठीक, इक्वलिटी बिफोर लॉ, उसके बाद अब आर्टिकल 22, 28 पूरा याद कर डालो, ये सब मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो बोथ को अवेलेबल किया जाता है, सिटीजन्स हो या फॉरेनर्स हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसे इसको मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दिया दोस्तों। अब मैं इसीलिए अपने अगले पे बढ़ता हूँ, अगले जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इंडिया के सिटीजन्स को मिलते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आर्टिकल ये है 15, 16, 19, 29, 30। अब देखो दोस्तों 15, 16 एक साइड हो गया, 19 बीच में, ठीक है। अब 29, 30 ये हमारा हो गया। अब आप समझिए, देखिए 15 में क्या बात की गई थी? 15 में समानता की बात की गई थी।
तो ये हमारे नागरिकों को मिलेगी ना। 15 हमारे नागरिकों का हो गया, हमारे देश के नागरिकों। 16 लोक नियोजन, मतलब नौकरियों में जो ये नौकरियों की बात की गई, मतलब समानता की, ये हमारे देश के नागरिकों को मिलेगी। मतलब एक सामान्यता मैं आपको समझा रहा हूँ। 19 बोलने का अधिकार और इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ये हमारे देश के नागरिकों को है कि कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं आप। अब विदेशी आके तो आंदोलन करेंगे नहीं हमारे यहाँ, वो करना भी नहीं चाहिए। मतलब ये अधिकार नहीं दिया गया उनको, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स उनको नहीं दिए गए, मौलिक अधिकार, ऐसा संविधान कहता है हमारा, ठीक, संविधान में लिखा गया, मैं वो चीज़ें बोल रहा हूँ। अब आर्टिकल 29 30, ये जो अल्पसंख्यकों हैं उनके हितों की रक्षा, तो ये हमारे देश के हैं ना, तो उसकी बात की गई। अनुच्छेद 30, उनमें उनको संस्था बनाने का अधिकार, ठीक, जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक जो भी हैं उनको, ठीक है। तो आर्टिकल 15 16 एक हो गया, आर्टिकल 19 बीच में हो गया, आर्टिकल 29 30 एक हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 15 16 एक साइड, 19 बीच में हो गया, अनुच्छेद 29 30, ये दोनों एक यार, पाँच अनुच्छेद हैं, इसमें क्या मतलब कोई ट्रिक थोड़ी है इसकी, बस सामान्यता आप याद कर लीजिए, कोई बेसिकली मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको कि आर्टिकल 5 ही है तो उसमें 15 16 एक याद कर लो, 19 बीच में, फिर 29 30 याद कर लो, खत्म। क्वेश्चन जरूर रहेगा दोस्तों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, इस चीज़ को आप बहुत याद कर लीजिए, बहुत ध्यान से याद कर लीजिए, कौन कौन से फॉरेनर को मिलते हैं, कौन कौन से इंडियन सिटीजन को मिलते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आएंगे दोस्तों, हर कंपटीशन में आते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। फंडामेंटल राइट से तो मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वनडे हो, SSC जो भी हो, PSC हो, PCS हो, सब में ये दोस्तों प्रश्न आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हमने आपको बता दिया कि हमने आज आपको पहले ही बता दिया था कि क्या क्या पढ़ाना है, तो हमने वो चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे ख़त्म हुए हैं, लगभग जितने थे मैंने आपको सब कवर करने का सोचा कि सारे आर्टिकल्स आपको पूरा 12 to 35 तक बताया जाए। अब दोस्तों हमारा अगला वीडियो जो होगा वो DPSP पे होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसमें दोस्तों हम अपनी बात करेंगे 36 से 51 तक की पूरे अनुच्छेद की। दोस्तों आपको एक एक आर्टिकल मैं याद करा दूंगा, एक एक आर्टिकल पूरा आपको याद होगा, बस आप क्लास देखिए और आनंद लीजिए। एकदम आनंद लेने का मतलब ऐसे आप क्लास को समझिए कि कोई टेंशन लेके नहीं, आप उठाइए वीडियो देखिए कुछ देर, उनके अगर आधे घंटे का वीडियो तो अगर नहीं समझ में आ रहा 15 मिनट देखिए, लिखिए, 2 मिनट रिलैक्स कर लीजिए, 3 मिनट, फिर उसके बाद आप वीडियो चलाइए, फिर आप वीडियो देख लीजिए। तो दोस्तों ऐसा ही है हमारा पढ़ाने का तरीका, यही रहेगा, और हम दिन ब दिन और अच्छे सुधार करेंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स लाएंगे और आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देंगे, प्रदान करेंगे कि जैसे आपको चीज़ें और समझ में आए। हमारा बस यही मोटिव है कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकले, आप अपने सफलता पाएँ अपने लक्ष्य में, जो है यही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि हम अब मोटिवेशनल कोट्स के साथ वीडियोस को समाप्त करेंगे, और आपको मैंने ये बता दिया कि ये टेलीग्राम का लिंक दोस्तों ये है, आप इस पर क्लिक करके, और इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, तो दोस्तों वहाँ पे आप क्लिक करके देख लीजिएगा। और दोस्तों जो मेरे पिछले लेक्चर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों हमारा मोटिवेशनल कोट्स ये है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इसी दर्द को झेलते रहो, अगर इसी दर्द को आप झेलते रहो, तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जैसे कि आप जान रहे हैं आपको पढ़ाई भी थोड़ा बुरी लगती होगी, पढ़ाई करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन दोस्तों अगर आप यही पढ़ाई सच में रेगुलरली एकदम डेडिकेशन के साथ अपने आप टारगेट पे, मतलब एम पे आप फोकस कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ी ताकत ये बन जाएगी दोस्तों। शिक्षा, जैसे कि मैंने बताया कि आपको शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अम्बेडकर साहब ये बहुत अच्छी बात कहते थे, अम्बेडकर साहब की ये सबसे अच्छी बात थी कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आपको जो पढ़ाई आज दर्द लग रही है, इसको आप पढ़िए, सहन करिए इस दर्द को, क्योंकि ये दर्द आपको अगर झेलते रहे इस दर्द को, तो कल ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी, आपको बहुत मजबूत जगह पे पहुँचाएगी, बहुत एकदम आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग फील करेंगे कि ये चीज़ें हमको बहुत, मतलब स्ट्रगल, पढ़ाई जो मतलब इतनी मेहनत आप कर दीजिए कि लक्ष्य मिल ही जाए दोस्तों, उसमें कोई संदेह रही ना जाए। आप इतना मतलब फोकस करके चीज़ों को पढ़िए कि आपकी एकदम सब क्लियर हो जाए, बाकी आप सिर्फ पढ़ने की आप चिंता करिए, मैं इतना अच्छा आपको पढ़ाऊँगा, इतना अच्छा कंटेंट दूंगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों,
नमस्कार, कल मिलते हैं हम अपने नए लेक्चर के साथ। डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है दोस्तों।